हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी बायो की ये क्लास है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बायो पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो पहले उससे देख लीजिएगा, तब आगे की वीडियो देखिएगा। दोस्तों, हमारी ये यूपी टेट, टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। सभी के लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये समझ लीजिए, आप कोई भी इन तीनों को छोड़ दीजिए, आप एसएससी, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर वहाँ पर आपके सिलेबस में साइंस का सिलेबस दिया हुआ है तो वहाँ ये जो नॉर्मल सा सेल वाला टॉपिक है ये हर जगह ही आता है। किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा जो आज का टॉपिक है वह न्यूक्लियस रहेगा। सबसे पहले हम डेली की तरह रिवाइज करेंगे। इन 2 दिनों में हमने बायोलॉजी के बारे में जो भी पढ़ा, उसके बाद सेल चैप्टर शुरू किया है। तो सेल चैप्टर में जो पढ़ा वो, उसके बाद आज उसके आगे हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे जो कि सेल का सेकंड पार्ट होता है। पर पहले हम प्रीवियस चीज़ें सारी रिवाइज करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बायोलॉजी इंट्रोडक्शन बताया था जिसमें कि 4 क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट बताया था। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो पहले इन चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी की बात की जाएगी तो अरस्तु इसका आंसर होगा। फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी इसका आंसर अरस्तु ही होगा। अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाती है तो थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी की बात अगर होती है तो उसका आंसर विलियम रॉक्सबर्ग रहेगा। ये तो बात रही थोड़ा सा जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था वहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम अपने चैप्टर में आते हैं। हमारा जो कि चैप्टर का नाम था सेल। तो सेल में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो सेल का अध्ययन या स्टडी कह लीजिए, सेल के स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो ये ब्रांच भी कई बार पूछ लेता है कि किस ब्रांच के अंतर्गत हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेल के स्टडी हम सेल साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद मैंने सेल के अंतर्गत आपको ये बताया था कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बात की जाए यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बताया था कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था और इन्होंने इसे कोशा नाम दिया था। यहीं पर एक पॉइंट और नोट करने वाला था कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा था वह निर्जीव कोशिका थी, ना कि लिविंग थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक अपने पुस्तक में इसके बारे में बताया था। इसके बाद बात की जाए कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज के बारे में मैंने बताया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की थी। इसके बाद सेल थ्योरी की बात हुई थी। सेल थ्योरी को स्लाइडेन और सॉन नामक 2 साइंटिस्टों ने दिया था, जिसमें इन्होंने कुछ इसके सिद्धांत बताए थे कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है और जो सेल होती हैं वो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर होती है। यूनिसेल्यूलर में मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये यूनिसेल्यूलर के अंतर्गत आते हैं। और मल्टीसेल्यूलर में हम ह्यूमन आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद एक और यहीं पर पॉइंट मैंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका जो है वो अलग अलग है परंतु सभी मिलकर कार्य करती हैं। तो ये इसकी स्वाधीन इकाई कहलाती है, ये समझ लीजिए। इसके बाद मैंने आपको सेल का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को दिखाने के बाद मैंने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में आपको बताया था। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बताया था कि प्लांट में जो है वह सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में। इसके बाद आगे आपको बताया था
सेल के स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव लेयर या आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं, तो अगर प्लांट सेल देखेंगे तो वहाँ पर सेल वॉल आपको आउटर लेयर दिखेगा, और अगर एनिमल सेल देखते हैं तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर के रूप में दिखेगा। सेकेंड लेयर की बात की जाए तो आउटर लेयर के बाद प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म के बाद इसी के अंदर देखा था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट मैंने बताए थे, जिसमें साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस कर लिया था। साइटोप्लाज्म के ही अंतर्गत हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, और यहीं पर प्लास्टिड के लिए मैंने बताया था कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसके आगे इसी में डिस्कस किया हुआ था प्लास्टिड के 3 पार्ट मैंने बताए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात बताई थी कि ये प्लांट का रंग बिरंगा जो भी पार्ट होता है वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये जो प्लांट का जो भाग मिट्टी के अंदर होता है, जैसे उसकी जड़ें हो गई और भूमिगत तना हो गया, तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये कुछ चीज़ें बताई थी। उसके बाद इसी में थोड़ा सा मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ उसको डिटेल में कर लेंगे। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में डिस्कस किया था, और माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने कोशिका का पावर हाउस आपको बताया हुआ था। एक बात और, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि मैंने आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग की संज्ञा किसे दी थी, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। फिर इसी में मैंने सेंट्रोसोम बताया था। सेंट्रोसोम की एक जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि सेंट्रोसोम या तारक काय जिसे हिंदी में कहते हैं, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ना कि प्लांट सेल में। तो ऐसे 2-3 पॉइंट एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करने को बताया था। एक बार फिर से वो चीज़ बता देती हूँ जल्दी से कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। एनिमल सेल की बात कर ली जाए तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम होता है। इसके बाद गोल्जी काय को बताया था। तो गोल्जी काय को मैंने बताया था कि गोल्जी बॉडी जो है जिसे कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन को मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन को सेल का द्वारपाल कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें हम कल तक के वीडियो में डिस्कस किए थे। ये तो था साइटोप्लाज्म के पार्ट। अब न्यूक्लियस जो दूसरा पार्ट सेल का था उसको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। आगे आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है हमें सेल को। उसके बाद कल से हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। अब आपको जो भी सही लगे वो चैप्टर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम कल से शुरू करती हूँ, क्योंकि वो भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपी टेट और सुपर टेट के नज़रिए से। चलिए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक कह लीजिए या हेडिंग कह लीजिए वह न्यूक्लियस है। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप पहले इसको देख लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंतर्गत ये बीच वाला पार्ट जो है वह न्यूक्लियोलस होता है। बाहर वाला ये वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं यहाँ पर। क्रोमैटिन रेटिकुलम या ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियस का। अब आते हैं पॉइंट पर अपने कि न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बात की जाए न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले तो साइंटिस्ट, आप बायो पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम आपको साइंटिस्ट को पढ़ना पड़ेगा और इसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो न्यूक्लियस की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्रक कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सेल की जो मैक्सिमम जैविक क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल गया है, कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, उसी तरह से
ये हमारा न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। इसे कोशिका का डायरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को डायरेक्टर अर्थात उसको बताता है कि क्या कैसे करना है। कोशिका द्रव में केंद्रक शामिल नहीं होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोशिका द्रव में जो है वह केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के पार्ट की बात की जाए तो 4 भाग से मिलकर बना होता है हमारा केंद्रक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला पार्ट हो गया, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस और उसके बाद न्यूक्लियस रेटिकुलम। तो ये 4 पार्ट है, ध्यान देने वाला बात रहेगा आपको कि किन 4 पार्टों से हमारा न्यूक्लियस मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस का सबसे जो आउटर लेयर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, और जो बीच में गोला वाला भाग होता है वह न्यूक्लियोलस कहलाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा और क्रोमैटिन थ्रेड देखने को मिलेगा। तो ये तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब आगे पॉइंट में आते हैं। केंद्रक जाल को न्यूक्लियस रेटिकुलम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रक जाल होता है या क्रोमैटिन थ्रेड होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस रेटिकुलम भी कहते हैं। यह छोटे छोटे महीन धागों के रूप में होता है जिसे क्रोमोनीमेटा भी कहते हैं। तो 3 नाम हमने देखा, क्रोमैटिन थ्रेड कह लीजिए, या तो उसी को न्यूक्लियस रेटिकुलम कह लीजिए, या उसी को क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोनीमेटा कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर एक छड़नुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है क्रोमोसोम हमारी लाइफ के लिए। क्रोमोसोम का निर्माण क्रोमैटिन थ्रेड से ही होता है। जब क्रोमैटिन थ्रेड में विभाजन की प्रोसेस होती है तो वो सारे क्रोमैटिन जो है एक साथ जुड़कर संघनित होकर एक छड़नुमा रचने का निर्माण कर लेते हैं, वही क्रोमोसोम कहलाता है। अब बात हो रही है क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की बात हो रही है तो क्रोमोसोम यहाँ पर फिर से साइंटिस्ट का नाम आ जाता है कि क्रोमोसोम की खोज किसने किया था। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने किया था, परंतु 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा। तो स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम को तो खोजा था, लेकिन इन्होंने इसको नाम नहीं दिया था। तब बाद में इसको 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा था। अब आगे क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है ये बताया गया है। तो क्रोमोसोम का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन डीएनए आरएनए से होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है। तो यह हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उससे होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए और आरएनए है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र आनुवांशिकी के वाहक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आनुवांशिकी के वाहक कौन होता है, या हमारे जो जीन्स हैं उनका वाहक कौन करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन का ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है, तो वह गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही करते हैं। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्रोमोसोम पर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। यही जीन क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं वही वो जीन होता है जिसका ट्रांसफ़र कौन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम करता है। यही जीन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। तो ये बात हो गई क्रोमोसोम की कि यह आनुवांशिकी का वाहक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारा सेल है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमने न्यूक्लियस देखा, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस में जब डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, तब क्रोमैटिन थ्रेड जो है उस न्यूक्लियस की वो टूट जाती है। टूट करके वो क्या करता है, क्रोमोसोम में टूट करके उसमें जो जुड़ के वो क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रोमोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए हमारा जीन होता है जो कि सभी लक्षणों का निर्धारण करता है। तो हमारी बॉडी में हम सभी लक्षणों का जो निर्धारण करता है वह कौन करता है, वह डीएनए करता है।
बात की जाए गुणसूत्र की अर्थात क्रोमोसोम की, तो कितने गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं ये भी आप जान लीजिए यहीं पर। तो 46 गुणसूत्र हमारे मनुष्य में होते हैं, या कह लीजिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी एग्जाम में बनता है यूपी टेट के। तो कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? 46 या तो 36 जोड़ी, इसी को कह लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेल की बात यहाँ पर हो रही है। टाइप्स ऑफ सेल की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह के सेल होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। तो जो संरचनाएं होती हैं कोशिका में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बेसिस पर बताया गया है कि कोशिकाएं जो हैं सेल वह दो टाइप की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होता है। अब आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये भी जानने वाली चीज़ है। तो प्रोकैरियोटिक को यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस अविकसित अर्थात इनसिपिएंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं। तो प्रो से मान लीजिए कि अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल में अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जब होता है तो वही हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो बैक्टीरिया हो गया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा आदि जीवों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पूछा गया है और अक्सर क्या होता है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे आपको प्रो को अब्सेंस से कनेक्ट कर लीजिए, या तो अब्सेंस या अल्प विकसित समझ लीजिए। तो अब्सेंस से प्रो को कोरिलेट अगर करेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएगा कि अब्सेंस या अल्प विकसित वहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस था, वही क्या था, प्रोकैरियोटिक था। अब न्यूक्लियस किसमें जो है अविकसित होता है, वह बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आदि की कोशिकाओं में होता है अब्सेंस न्यूक्लियस। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित या वेल डेवलप पाया जाता है, अर्थात जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें केंद्रक जो है वह प्रेजेंट होता है, विकसित होता है, वेल डेवलप होता है। तो यू मतलब वेल डेवलप और प्रो मतलब क्या हो गया, इनसिपिएंट या अब्सेंस समझ लीजिए प्रो से आप। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, उच्च पौधों एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर पाई जाती है। अब आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताया गया है एक साथ में, और उनके बारे में बता दिया गया है आपको एक चार्ट के माध्यम से। तो ये आपको याद करने में और समझने में थोड़ा आसान रहेगा। चलिए जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का सबसे पहले तो मतलब लिखा हुआ है और यूकैरियोटिक का मतलब लिखा हुआ है कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले प्रो में पी आर है, तो पी आर का मतलब बताया गया है कि पी आर का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक अर्थात प्राइमरी या आदि, शुरुआत। कैरियन, इसके बाद ये कैरियन दो शब्दों से प्रो और कैरियन से प्रोकैरियोटिक मिलकर बना है। कैरियन मतलब केंद्रक, अर्थात प्राइमरी न्यूक्लियस कह लीजिए या बहुत ही अल्प विकसित न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल शुरुआत होती है न्यूक्लियस की, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है वो, तो इसीलिए इसको अल्प विकसित नाम दे दिया गया है। तो ये आदिम कोशिकाएं अर्थात प्रीमिटिव सेल्स होती हैं, इनमें प्रारंभिक व अविकसित केंद्रक होता है। यू की बात की जाए तो यूकैरियोटिक जो है यू और कैरियन से मिलकर बना है। यू के मतलब की बात की जाए तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप अर्थात विकसित, और कैरियन का मतलब तो न्यूक्लियस होता है। ये बिल्कुल रट लीजिए, कैरियन कहीं भी आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, ये सुविकसित कोशिकाएं हैं, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात वेल डेवलप न्यूक्लियस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रो के बारे में जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होने के कारण केंद्रकीय पदार्थ संपूर्ण कोशिका में बिखरा हुआ रहता है। न्यूक्लियोलसिस में
अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पर प्रो का मतलब क्या बताया गया प्रोकैरियोटिक में, कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता, अर्थात जो सेल की आउटर लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो भी नहीं पाया जाता। तो अगर आउटर लेयर ही नहीं पाई जाएगी तो उसके अंदर का जो समस्त अर्थात पूरी चीज़ें, जो केंद्र की पदार्थ था, वो सारा क्या होगा, सेल में बिखरा हुआ रहता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, अर्थात केंद्रिका नहीं होती है। अब यूकैरियोटिक की बात यहीं पर की जाए तो यूकैरियोटिक में क्या होता है हाँ, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया प्रो और यू का। क्या है डिफरेंस? प्रो में जो है हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, जबकि यू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों चीज़ें होती हैं। तो सीधे से समझने वाली बात यह है कि प्रो में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो अनडेवलप होंगी, अविकसित होंगी या नहीं होंगी, और यू में मैक्सिमम चीज़ें प्रेजेंस होंगी। अब तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार अर्थात सर्कुलर व नेकेड होता है, अर्थात डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। तो प्रो में हमने फिर से एब्सेंस की चीज़ें देखी कि यहाँ पर ना तो हिस्टोन प्रोटीन होता है और यहाँ पर क्या है, डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन इस वजह से यहाँ पर अभाव होता है। यू में आ जाए यूकैरियोटिक कोशिका में तो डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये सारे जो डिफरेंस हम देख रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन किस कोशिका में प्रेजेंट होती है या किस कोशिका में एब्सेंट होती है। तो एक कॉन्सेप्ट आप प्रो और यू का बना के चलेंगे तो कभी भी ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। जहाँ भी अगर एब्सेंस की बात की जाए तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रो हो जाएगा, और जहाँ भी प्रेजेंट की बात की जाएगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रो का क्या है कि केवल एक गुणसूत्र यहाँ पर पाया जाता है, तो सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि मल्टीपल क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अर्थात मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम इत्यादि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर कोई भी ये कुछ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था, आपको ये चीज़ें रटनी होंगी या समझनी होंगी, जिस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं तैयार रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस है कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल का डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, या तो फिजन के माध्यम से या तो बडिंग के माध्यम से। फिजन और बडिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। बडिंग क्या होता है, जब कोई भी पार्ट हो गया वो काट के गिर जाता है ज़मीन पे, जैसे मान लीजिए प्लांट का एक तना या कोई भी पार्ट वो कट के ज़मीन पे गिर गया, उसके बाद वो कुछ वक्त के बाद उससे खुद से एक नए प्लांट का विकास बन गया, एक नया प्लांट हो गया। तो यही बडिंग के द्वारा प्रोसेस होती है। तो वही इसमें कहा गया है कि कोशिका विभाजन फिजन अथवा बडिंग के द्वारा होता है। अब आगे क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है। तो यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन जो है वह माइटोसिस अथवा मियोसिस प्रकार का होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा कोशिका झिल्ली में कुछ इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। तो मीजोसोम्स किसे कहते हैं, यह इनफोल्डिंग में, तो यहाँ पर हमने क्या देखा
कि कोशिका झिल्ली में कुछ इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। संभवतः ये श्वसन में सहायक होते हैं। तो मीजोसोम्स किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और यह किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, यह श्वसन अर्थात रिस्पिरेशन में सहायक होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो इसमें श्वसन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन मीजोसोम से होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। अब आगे आते हैं और क्रोमोसोम को देख लेते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा। तो क्रोमोसोम की बात की जाए यहाँ पर तो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र जिसे कहते हैं, यहाँ सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में ये है कि गुणसूत्र को आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। अर्थात हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है वह क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप गांठ बांध कर याद कर लीजिए कि गुणसूत्र को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। और यहीं पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि डीएनए को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए के अंतर्गत हमारा आनुवांशिक पदार्थ आता है और क्रोमोसोम क्या करता है, यह जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके वाहक का काम करता है। अर्थात आनुवांशिकता का वाहक क्रोमोसोम को कहा जाता है। और जीन को क्या कहा जाता है, तो जीन को आनुवांशिकता की इकाई कही जाती है। तो ये तीन शब्द हैं, बिल्कुल एक तरह के लिए हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ और क्रोमोसोम आनुवांशिकता का वाहक कहलाता है। अब बात करते हैं फिर से साइंटिस्ट की, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके साइंटिस्ट को जानना जरूरी होता है। ऊपर मैंने बताया या नहीं बताया, शायद नहीं बताया और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है, पर आप सुन लीजिए कि गुणसूत्र की खोज या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसको आप लिख लीजिए, शायद यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। और इसके नामकरण की बात की जाए तो क्रोमोसोम का नामकरण जो है वह वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि क्रोमोसोम बना किस चीज़ का होता है। तो क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 40% डीएनए होता है और 40% हिस्टोन प्रोटीन होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 2n अर्थात 46 या कह लीजिए 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि ऊपर मैंने बताया है। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। प्रत्येक गुणसूत्र के आधे भाग को क्रोमैटिड कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्रोमैटिड गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर पर आपस में मिलते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, तो इसका आधा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, क्रोमैटिड कहलाता है। तो दो क्रोमैटिड हो गए हमारे। अब दोनों क्रोमैटिड को ये जो बीच वाला पॉइंट जोड़ रहा है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर पॉइंट पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़े होते हैं जिससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि बताया गया है। आगे बताया गया है यहाँ पर कि यूकैरियोट्स मनुष्यों में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम मैमल्स आते हैं, मनुष्य आते हैं। तो मनुष्यों में गुणसूत्र दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हमने 23 जोड़ी गुणसूत्र ह्यूमन में देखा था। अब वो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स हैं वो शरीर के विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं और एक जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यह एक्स व वाई प्रकार का होता है और ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। अर्थात
लड़की या लड़के का निर्धारण यही एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यही करता है। मनुष्य में 22 जोड़ा ऑटोसोम्स प्लस एक ये जो XY होता है। XY अगर है ये जो सेक्स क्रोमोसोम अगर XY है तो वो बॉय होगा, और अगर 22 जोड़ी ऑटोसोम के साथ XX हमारा सेक्स क्रोमोसोम है तो वो गर्ल होगी। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। हमने देख लिया 23 जोड़ी कह लीजिए या नंबर में 46 कह लीजिए। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र की बात की जाए तो ओफियोग्लोसम में पाया जाता है। ओफियोग्लोसम नामक जीव में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने वाली। और सबसे बड़ी सेल की बात यहीं पर कर ली जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। मानव शरीर, अब हमारे ह्यूमन की बात कर ली जाए तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नर्वस सिस्टम होती है। तो ये सारा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है जो कि कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो वो जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे एक जगह आपको मैंने दे दिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका या नर्वस सेल हो गई। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका हो गई। वनस्पति की, अब यहीं पर प्लांट की बात करी जाए तो वनस्पति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? प्लास्टिड होता है। और वनस्पति में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु का सबसे बड़ा कोशिकांग की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांग जंतु का केंद्रक होता है, और जंतु का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात कर ली जाए तो सबसे छोटी कोशिका PPLO अर्थात माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का होता है। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। तो PPLO इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। अब आगे आपको DNA के बारे में बताया गया है कि DNA क्या होता है, लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने ऊपर अभी आपको दो चीज़ें बताई थी क्रोमोसोम के दो पार्ट के बारे में। एक मिनट ऊपर आने दीजिए पहले। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में गुणसूत्र जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो एक तो मैंने ऑटोसोम बताया और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम बताया। ठीक है, एक क्या है? ऑटोसोम है, और दूसरा क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो ऑटोसोम की संख्या मैंने क्या बताई आपको? ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी बताई और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 1 जोड़ी बताई। 22 जोड़ी मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो 1 जोड़ी होता है वो XX या तो XY होता है। इस टाइप का होता है। XY अगर है तो वो मेल होगा और XX है तो वो फीमेल होगी। तो 1 जोड़ी जो है अर्थात 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल या फीमेल के। ऑटोसोम की बात कर ली जाए, थोड़ा सा ऑटोसोम के बारे में और जानना हो तो मैं बता देती हूँ कि ऑटोसोम जो है अर्थात ये जो 22 जोड़ी मनुष्य में क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ये मनुष्य का रंग, आकार, बुद्धिमत्ता इत्यादि का निर्धारण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी का रंग या कलर, बॉडी का आकार या बुद्धिमत्ता जो है इसका निर्धारण कौन करता है? तो यह ऑटोसोम हमारा करता है। ऑटोसोम की बात एक और है कि ऑटोसोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में इक्वल होता है, दोनों में बराबर और एक समान संख्या में पाए जाते हैं। अर्थात 22 जोड़ी एक तरह का ऑटोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो जाता है। मेल में XY हो जाता है और फीमेल में XX हो जाता है। तो ये तो बात रही क्रोमोसोम की। अब क्रोमोसोम हमने पूरी तरह से हर पॉइंट को जान लिया है। अब आते हैं DNA के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो DNA के फुल फॉर्म को जान लीजिए कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद DNA एक प्रकार का क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि मैंने बता दिया। DNA के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो DNA का स्ट्रक्चर जो है यह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और अब आगे आइए, DNA एक न्यूक्लिक एसिड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाता है।
डीएनए कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला होता है। अभी मैं बाद में आपको एक बार फिर से सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, वहाँ पर डीएनए को भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सेल में फैला हुआ होता है, इसकी स्ट्रक्चर को दिखा दूंगी तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। तो डीएनए एक तो केंद्रक में हमारे न्यूक्लियस में होता है और कुछ मात्रा में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक या पॉलीमर जिसे आप कहते हैं, तो डीएनए जो है वो अनेक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए की संरचना की बात कर ली जाए यहीं पर, तो हमारा डीएनए जो है यह 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फोरिक अम्ल होता है। ये डीएनए इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। अब नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरह के नाइट्रोजनी क्षार हमारा डीएनए में होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरामिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमिन आता है। शुगर की बात की जाए तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर जो होता है उससे मिलकर बना होता है। तो शुगर क्या हो गया, यह पेंटोज शुगर होता है। अब इस पेंटोज शुगर में भी क्या क्या होता है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसी राइबोज शर्करा में आरएनए यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है। तो ये तो एक डीएनए का नॉर्मल, एक डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसकी बात रही। काफ़ी आपको टफ लग रहा होगा जो साइंस फील्ड से नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि हमारा डीएनए नाइट्रोजनी क्षार, शुगर और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। प्यूरीन, पिरामिडीन, ये सारी चीज़ें अगर आप भूल भी जाइए तो तब भी चलेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको नहीं भूलना है। वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित अर्थात डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले तो अगर आपसे डीएनए के स्ट्रक्चर को पूछा जाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा ऐसा होता है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया, तो जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डीएनए का दिया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी साइंटिस्ट का नाम, कोई भी ईयर का नाम जिस पॉइंट में आए तो समझ लीजिए वो पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। अब आगे आते हैं, आरएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए तो हमने जान लिया कि डीएनए पहली बात तो क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ एक तरह का होता है। ये सारी चीज़ें जानी। अब आरएनए के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। आरएनए के फुल फॉर्म की बात की जाए तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए और डीएनए में एक बहुत ही हल्का सा फ़र्क होता है जो मैं बता दे रही हूँ पहले, उसके बाद आगे आपको समझाती हूँ। आरएनए में हमने ऊपर एक मिनट डीएनए में थायमीन देखा था, ये है। ये जो नाइट्रोजनी बेस में हमने डीएनए में थायमीन देखा था, बस आरएनए के स्ट्रक्चर में आरएनए में इस थायमीन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है डीएनए और आरएनए में। यहाँ पर बताया गया है ये। आज सबसे पहले मैंने आपको आरएनए का फुल फॉर्म बता दिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि हमने डीएनए को क्या देखा, डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। जिस तरह से डीएनए को हमने क्या देखा कि डीएनए हमारा क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ एक तरह का होता है, अनुवांशिक पदार्थ का वो करता है, उसी तरह से आरएनए क्या कर है, आरएनए मुख्य रूप से यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। यह एक गैर अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आरएनए हमारा नॉन हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, जबकि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। यद्यपि यह कुछ वायरस में अनुवांशिक
पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो आरएनए क्या है, कुछ वायरसों में कुछ वायरस इसके एग्जाम्पल हैं वो बता देती हूँ, वहाँ पर ये हेरिडिटरी मटेरियल की तरह कार्य करता है, डीएनए जैसे कि कार्य करता है। तो ये वायरस कौन कौन से हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आरएनए का टाइप देख लीजिए। आरएनए 3 तरह का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज का वाहक करता है बॉडी में, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को कहते हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर ले जाने का कार्य करता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मैसेंजर का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को ले जाने का। तो यह डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर ले जाने का कार्य करता है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जिसे कहते हैं, इसका निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। इसके मुख्य कार्य की बात कर ली जाए तो आरआरएनए का कार्य क्या है, राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में ये सहायता करता है। यहीं पर टीआरएनए की बात कर ली जाए तो टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का क्या कार्य है, यह सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले तो कई बार यही पूछा हुआ है कि कौन सा आरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, तो वह टीआरएनए होता है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर ले जाना है। टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना को महत्वपूर्ण योगदान है। इनके इस योगदान के लिए इन्हें नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो टीआरएनए के लिए जो भारतीय मूल के एक बायोलॉजी साइंटिस्ट हैं एच.जी. खुराना जिनका नाम है, इनको इस पर काम करने के लिए, इस पर योगदान करने के लिए टीआरएनए की संरचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1968 ईस्वी में। तो ये तो रहा, हमने डीएनए और आरएनए को जाना। अब यहीं पर एक लाइन में डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देख लेते हैं। ऊपर काफ़ी चीज़ें क्योंकि पढ़ ली, अगर वो चीज़ें नहीं याद है तो इतना भी आप देख लेंगे तो काम भर का काम हो जाएगा। डीएनए की बात की जाए कि डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है, तो यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। आरएनए साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होता है। डीएनए में साइटोसिन और थायमीन होता है इसके स्ट्रक्चर में, और आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। जैसा कि मैंने बताया था सब कुछ सेम रहता है, बस डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। प्यूरीन क्षार की बात कर ली जाए तो डीएनए में एडेनिन तथा थायमीन नामक प्यूरीन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडेनिन तथा ग्वानिन नामक प्यूरीन क्षार पाया जाता है। तो यहाँ पर भी थायमीन की जगह ग्वानिन हो जाएगा। पेंटोज शुगर की बात कर ली जाए तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए का कार्य क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करता है ये, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में क्या अंतर होता है। अब हमने ऊपर जीन को भी पढ़ा कि डीएनए जो है यह जीन का ट्रांसफ़र करता है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थों का ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर जीन के बारे में जान लेते हैं। जीन एक आनुवांशिक इकाई होती है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं। तो हम मनुष्यों में कितने जीन मौजूद होते हैं, ऐसा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहती है कि हम मानव में 30,000 जीन मौजूद होते हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन का एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है, जो कि विशिष्ट मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ें थी जीन के बारे में। यहाँ पर एक ट्रांसपोजेन के नाम से भी प्रचलित जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो कि एक क्रोमोसोम अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा सेल का चैप्टर इस वीडियो के साथ ही आज ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझ आया, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से, और अगर पसंद आया करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। तो आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर सिर्फ टेट, सुपर टेट या सीटेट के लिए ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे उन सभी जगह पर ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि हर वो पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड हमने डिस्कस कर दिया है जो आज तक किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप बायो यहाँ से देख रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। सिर्फ यूपी टेट या सुपर टेट या सीटेट के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे सभी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है इन चैप्टर से। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर कल के वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में देखती हूँ, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कल से शुरू होगा, तो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो रिक्वेस्ट है वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें आपको मिलनी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।